बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 2.7 मोमेंटम। एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर इसी टॉपिक नंबर 2.7 में रहते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ और लास्ट में देखेंगे इम्पल्स। शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, साथ साथ एमसीक्यू बना के दूंगा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मेरी बातें आपने गौर से सुननी है, समझनी है, चीज़ें साथ साथ नोट करते हैं, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी। इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी बुक में ये बात की जा रही है कि भाई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक हैवी और एक लाइटर, यानी कि एक हल्का ऑब्जेक्ट है और एक बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है। दोनों अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हो तो किस ऑब्जेक्ट को रोकना बहुत ही मुश्किल और किसको रोकना बहुत ही आसान है। तो ये चीज़ देखते हुए आप डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि भाई साइकिल को रोकना बहुत ही आसान है, बल्कि आप ये कहेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप कहेंगे कि ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी पे। क्वांटिटी ऑफ द मोशन क्या बुलाएं भाई? ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना, ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। नंबर 1 बॉडी के मास और नंबर 2 बॉडी की वेलोसिटी पे। कि आप पहले उस बॉडी का मास देखें और फिर उस बॉडी की वेलोसिटी पे गौर करें, तब आप पता लगा सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किस केस में ज़्यादा है और किस केस में लेस है। तो फिर यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई ग्रेटर इज़ द मास। जिस बॉडी का मास ग्रेटर होगा वहाँ पे ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन, वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन भी क्या होगी? ग्रेटर होगी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड कर रही है बॉडी के मास पे। इसी तरह फिर सिमिलरली ग्रेटर इज़ द वेलोसिटी। अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द मोशन भी क्या होगी बेटे? ग्रेटर होगी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अब देखें कंडीशन में दोनों की स्पीड क्या है? सेम। इसका मतलब अब हम स्पीड पे तो गौर नहीं करेंगे, पीछे बचेगा सिर्फ और सिर्फ मास। इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ना क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो फिर स्पीड तो है दोनों की सेम। अब हम गौर करेंगे मास पे, तो बताएं ट्रक का मास ज़्यादा है या बाईसाइकिल? साइकिल का मास ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब ट्रक का अगर मास ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन भी क्या होगी? ग्रेटर होगी, मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो फिर ट्रक को रोकना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मोमेंटम क्या है? बेसिकली पुश। इसका आसान मतलब है कि पुश। तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो आपको पुश ज़्यादा करेगा, आप उसके आगे आएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको रगड़ देगा, आपके लिए उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यही जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। यही क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या कहलाती है बेटे? मोमेंटम कहलाती है। ये आसान वर्डिंग है, यही आपका एमसीक्यू बन के आएगा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड, तो आप मोमेंटम की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है ना? बड़ा ही आसान वर्डिंग थी जो कि आपको समझा दी। अब बेटे इट इज़ डिनोटेड बाय पी, यानी कि मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ये पी है। क्लियर? एक और अंदाज से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो ये कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ना, तो फिर जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये भी मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मैथमेटिकल फॉर्म भी यहीं से आप लिखेंगे कि मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू M इंटू V। V क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है, सही है। और अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो फिर यहाँ पे मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो वो बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोमेंटम वेक्टर है या स्केलर, तो आप कहेंगे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं ना, चलें वर्डिंग में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मोमेंटम साथ साथ बेटे लिखते जाएं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लो जी, ये आपसे पूछा जा सकता है ना शॉर्ट में या एमसीक्यू में। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि वेलोसिटी आ रहा है इसमें, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर होगा। अब आ जाए जी मोमेंटम के यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट। जितनी बातें बुक में है ना सिर्फ वही बेटे यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना बुक में उसको बस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, उससे रिलेटेड आपको छोटी छोटी सारी बातें बता देंगे। तो यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट यहाँ से निकालें। देखें मास का क्या होता है? केजी, तो यहाँ पे आ जाएगा केजी। आगे है वी, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकंड। लो जी, ये आपके पास मोमेंटम का एसआई यूनिट आ गया, केजी मीटर पर सेकंड, ये याद रख ले। हाँ, अब यही जो केजी मीटर पर सेकंड है ये इक्वल होता है न्यूटन सेकंड के।
न्यूटन सेकंड के ये क्या है, इक्वल है। यानी कि मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी है। ऐसे यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, जो कि इक्वल है न्यूटन सेकंड के। तो अब ये शॉर्ट में आपसे प्रूफ पूछ सकता है कि भाई केजी मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के इक्वल कैसे है, प्रूफ करें। तो वो प्रूफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें, एज वी नो दैट, बेटे आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ का फार्मूला, F इज इक्वल टू m इंटू ए। सही है ना। तो F फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इज इक्वल टू मैस है क्या होता है बेटे, केजी। एक्सेलरेशन है क्या यूनिट होता है बेटे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखें, हमें चाहिए केजी मीटर पर सेकंड, तो मैं ना इस इक्वेशन पे दोनों साइड पे क्या करता हूँ, सेकंड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस साइड पे भी मैं देखें, ये सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया खुद से, क्योंकि जो काम करना है वो इक्वेशन की दोनों साइड पे करें तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस साइड पे भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, केजी मीटर पर सेकंड, यानी कि सेकंड स्क्वायर है ना, इसको अलग अलग मैंने ब्रेक कर दिया, लिख सकते हैं ना। और इधर अगर सेकंड से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, देखें पर सेकंड स्क्वायर है, पहले इसको मैंने अलग अलग कर दिया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, फिर से -2 बन जाएगा। तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया। और अगर इस साइड पे देखें सेकंड से मल्टीप्लाई किया है तो इस सारी साइड से भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटे यहाँ से देखें, एक सेकंड से क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि इसकी पावर -1 है ना, इसके नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो वो सेकंड से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा केजी मीटर पर सेकंड। क्या बचा बेटे, केजी मीटर पर सेकंड। अब देखें, केजी मीटर पर सेकंड किसके बराबर आ गया, न्यूटन सेकंड के। तो केजी मीटर पर सेकंड विच इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह बस आप प्रूफ कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आ जाता है तो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। लो जी, ये कहानी मोमेंटम की ख़त्म हो गई। बस ये 3-4 बातें याद रखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ मेंशन करेंगे, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही क्वांटिटी ऑफ मोशन मोमेंटम कहलाती है। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। उसकी अदर डेफिनेशन ये आप मेंशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, मास स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर अगर वेलोसिटी है तो फिर मोमेंटम भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद यूनिट की बात करेंगे, और यूनिट जो आपका एस सही होगा वो होगा केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का, जो कि इक्वल होता है न्यूटन सेकंड के। तो उसका प्रूफ आ जाए तो वो प्रूफ ये कर देना। बस इतनी बातें आपकी बुक में की जाएंगी, वही आपको बता दी है। अब आ जाए मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि हमें एक ऐसा रिलेशन, ऐसा फार्मूला चाहिए जिसकी एक तरफ अगर फोर्स हो तो दूसरी तरफ मोमेंटम हो। तो मोमेंटम और फोर्स का हमने रिलेशन बनाना है। तो बेटे बहुत ही आसान है, क्लास 9th में आप पढ़ के आ रहे हैं ये टॉपिक। उधर लॉन्ग में मेंशन किया गया था, यहाँ पे ये शॉर्ट और MCQ यहाँ से आ सकता है, लॉन्ग नहीं है। तो मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ हम लेट करते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vi, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है। इट्स चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम vi टू vf इन टाइम इंटरवल t, यानी कि उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। पहले इनिशियल वेलोसिटी vi थी, फिर किसी पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज गिवन बाय, अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर इसका मतलब उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अब यहाँ बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लिहाजा यहाँ एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। उस एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो है एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा V को मैं लिख देता हूँ VF माइनस vi, ठीक है, डिवाइड बाय बेटे क्या आ जाएगा, टाइम t। लो जी, आपके पास आ गया टाइम t, या आप डेल t भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। आप चाहें तो यहाँ डेल्टा t भी लिख सकते हैं या फिर t लिख ले। ये एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, उसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दिया, ये फार्मूला एक्सेलरेशन का है। अब हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ से ना a को कैलकुलेट कर लें। a अपनी जगह पे f के नीचे जाके m डिवाइड हो जाएगा, तो f के नीचे m जाके क्या हो गया बेटे, डिवाइड हो गया। लो जी, एक्सेलरेशन आ गया। अब यही a की वैल्यू ना यहाँ पुट कर दें, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ आपको a दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, उधर आप f/m लगा दें। तो फिर ये देखें, इसी इक्वेशन के अंदर a की जगह मैं लिखूँगा f/m
और आगे देखें आपके पास क्या है बेटे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटे यहाँ से ना आप m को इधर ले जाएं, m डिवाइड हो रहा है, m इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू ये m इधर आके इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या सिर्फ t लिख ले, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा जी, अब बेटे ये m दोनों से क्या हो जाएगा, अलग अलग मल्टीप्लाई, ये m इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर यही m इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर लिख देते हैं, ये देखें जी, f इज इक्वल टू एम वी एफ से मल्टीप्लाई हुआ तो एम वी एफ बन गया, माइनस एम वी आई से भी मल्टीप्लाई होगा, लो जी, और डिवाइडेड बाय ये आ गया बेटे डेल्टा टी, या सिर्फ t लिख ले। अब देखें ये जो ऊपर वाली चीज़ है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, अभी बताया है, तो एम वी जहाँ दिखे वो मोमेंटम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एम वी साथ में वी के क्या है सबस्क्रिप्ट में एफ, मतलब ये क्या है फाइनल मोमेंटम, ये क्या है इनिशियल मोमेंटम, तो इसको पी एफ माइनस पी आई लिख दें, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है बेटे, चेंज होता है। तो फिर यहाँ से मुझे ये फार्मूला बन गया, F इज इक्वल टू, इसको पी एफ लिखें, इसको पी आई लिखें, यानी कि मोमेंटम है ना, ये कौन सा मोमेंटम है, पी एफ, माइनस ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी में चेंज आ गया। यहाँ पे देखें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो मोमेंटम में क्या आ गया, चेंज, तो इसको लिख लेते हैं डेल्टा पी, वही बात है ना, डेल्टा पी का मतलब पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय बेटे ये आ गया डेल्टा टी। लो जी, ये आपके पास देखें मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब वो जो न्यूटन सेकंड लॉ की फोर्स है वो इन टर्म ऑफ मोमेंटम यहाँ पे आ गई है। तो एक साइड पे देखें मोमेंटम है, दूसरी साइड पे क्या है, फोर्स, यही रिलेशन हमने बनाना था। तो फिर यहाँ से एमसीक्यू डेफिनेशन क्लियर कर ले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स या अप्लाइड फोर्स, जो आपने बॉडी पे अप्लाई की थी। तो यही न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन है, वो भी न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, सही है ना। तो फिर यहाँ से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये पक्का एमसीक्यू आएगा, ये डेफिनेशन आ सकती है। तो मैंने वही बात यहाँ पे लिख दी है कि नोट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, क्या आएगा बेटे, फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। ये भूलनी नहीं है बात, क्योंकि आगे एक और बात आएगी, उधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए ज़रा मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स होता है। याद कर लिए, अभी एंड पे बताऊंगा कि क्या इसमें फ़र्क पड़ता है। अब ये टॉपिक ये ख़त्म हो गया, बस इतनी बातें याद रखिएगा। अब है हमारे पास छोटा सा टॉपिक इम्पल्स। टॉपिक क्या है बेटे, इम्पल्स। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस फार्मूले में रहते हुए ना, ये वाला, इस फार्मूले में रहते हुए इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। हमने सिर्फ इस डेल्टा टी को ना इस तरफ लेके आना है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला बन गया एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या है बेटे, एम वी एफ माइनस एम वी आई। लो जी, ये आपकी इम्पल्स आ गई है, एफ मल्टीप्लाई टी, यही आपकी क्या है, इम्पल्स है। और इस साइड पे देखें ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, इस चीज़ को लिखें चेंज इन मोमेंटम। बेटा ये चेंज इन मोमेंटम है ना, देखें यही चीज़ क्या बन गई है, चेंज इन मोमेंटम। तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस डेल्टा टी को इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इम्पल्स का फार्मूला आ गया। अब ये भी इम्पल्स है, इस साइड से भी डिफाइन कर सकते हो और इस साइड से भी इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हो, दोनों डेफिनेशन ठीक है। तो पहले हम इस साइड से डिफाइन करते हैं। व्हेन अ लार्ज फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। यहां से देखो, व्हेन अ लार्ज फोर्स, ये कहना जरूरी है इसलिए खींच रहा हूं जरा, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, डेल यहां पे शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वैल्यू टाइम की, इज कॉल्ड इम्पल्स। ये इम्पल्स की डेफिनेशन है कि जब एक बॉडी पे बहुत थोड़े टाइम के लिए लार्ज फोर्स एक्ट करे तो ये आपका इम्पल्स कहलाती है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे क्रिकेट
बॉल जब बैट को हिट करता है, आपने शॉट खेला ना, देखें वो बॉल आके बैट के साथ एक मोमेंट के लिए, लम्हे के लिए उसने आके हिट किया, कुलयन तो हुई है यहाँ पे, तो उसके बाद बॉल का दूर जाना, इसका मतलब फोर्स लगी है। ये उस चीज़ की निशानी तो है कि भाई लार्ज फोर्स लगी है, जिसकी वजह से बॉल जाके बहुत दूर गिरा है। ठीक है, तो ये जो आपकी कुलयन हुई है यहाँ पे बैट और बॉल के बिटवीन, तो देखें बहुत थोड़े टाइम के लिए लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये क्या है, इम्पल्स। क्लियर है, ये आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इस साइड से भी आप इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन है कि क्या है ये, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स को आप डिनोट करते हैं बेटे किससे, आई से। ठीक है, फिर से सुन लें, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अब मैं क्या कह रहा था कि ये एमसीक्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब एमसीक्यू आता है ना, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, तो बच्चे फोर्स लगा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद होता है कि चेंज इन मोमेंटम, देखें ना ये सेम वर्डिंग है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, तो बच्चे फोर्स लगा देते हैं। ना ना ना, ना आपने ये गलती नहीं करनी, समझें एक लफ्ज़ का फ़र्क है। टाइम रेट या सिर्फ रेट आ जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होती है। तो एक लफ्ज़ का सिर्फ फ़र्क है। सही, तो ये दोनों एमसीक्यू बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इनको नोट कर लें, तैयार कर लीजिएगा। डेफिनेशन इम्पल्स की क्लियर है जी, फार्मूला आपको पता चल गया। इम्पल्स इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी लिख दें, या आई इज इक्वल टू डेल्टा पी लिख दें। दोनों इम्पल्स के फार्मूले हैं। क्लियर, डेफिनेशन की समझ आ गई। अब साइड इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, कि वो ये कह रहा है कि भाई एक पत्थर है और एक फुटबॉल है, आपने दोनों को किक किया है। पहले आपने पत्थर को किक किया, फिर आप फुटबॉल को भी किक कर रहे हैं। बताएं किस केस में आपको तकलीफ ज़्यादा होगी, दर्द ज़्यादा होगा? तो फिर याद रखिएगा, इस फार्मूले को नहीं भूलना, इस फार्मूले को बेटे कभी भी नहीं भूलना। ये फार्मूला आपकी हेल्प करेगा और आपको पता चलवाएगा कि भी किस केस में आपको तकलीफ या दर्द ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखें, जब आपने अपने पाँव से स्टोन को किक किया, ऐसे हिट किया, तो आपके पत्थर के साथ जब आपका पाँव टकराया ना, तो अब पत्थर अंदर की तरफ तो नहीं घुसेगा जब आपका पाँव उसको हिट करेगा। तो इसका मतलब पत्थर और आपके पाँव के बिटवीन जो कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम है वो बहुत ही थोड़ा है। तो जब टाइम थोड़ा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तो देखें टाइम थोड़ा है इस केस में, ये टाइम दिया गया 1/100 सेकेंड, तो फोर्स बढ़ जाएगी। जब फोर्स बढ़ेगी तो इम्पल्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपको तकलीफ ज़्यादा होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, कॉन्टैक्ट टाइम देखना है ना, तो वो आपका क्या है यहाँ पे कम, तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। प्रोडक्ट में रिलेशन इनवर्स होता है, फोर्स ज़्यादा तो इम्पल्स ज़्यादा। हाँ, इधर जब आप देखते हैं तो जैसे ही आपका पाँव फुटबॉल को हिट करेगा, तो पाँव आपका ना फुटबॉल को लगेगा, फुटबॉल थोड़े से लम्हे के लिए अंदर घुस जाएगी। जब वो अंदर की तरफ ये देखें बेंड होगी, तो आपका पाँव भी तो उसके साथ अटैच है ना, तो इसका मतलब यहाँ कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम क्या है, ज़्यादा। पाँव अंदर थोड़ा घुसा है ना, तो टाइम ज़्यादा लगा है इसके कंपैरेटिवली। तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तो टाइम ज़्यादा लगा, ये देखें 1/10 है, यहाँ 1/100 था, टाइम कम था, फोर्स ज़्यादा लग रही थी। यहाँ देखो टाइम इसके मुकाबले में क्या है, ज़्यादा, तो फोर्स कम लगेगी। तो टाइम ज़्यादा, फोर्स कम लगेगी, तो इम्पल्स क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में आपको तकलीफ थोड़ी होगी, दर्द थोड़ा होगा, और है भी हकीकत। ज़रा चेक कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। एक ईंट को या पत्थर को हिट करें अपने पाँव से, शूज़ नहीं पहन के, ठीक है ना, खाली, और दूसरा फुटबॉल को किक करें, देख लें फिर किस केस में आपको तकलीफ ज़्यादा होती है। तो ये एक साइड इन्फॉर्मेशन थी। और लास्ट में एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया साइड इन्फॉर्मेशन है कि डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, कि एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट क्या इम्पल्स रखता है? तो इसमें ना बहुत से बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, हाँ जी, नहीं जी, ये कहते रहते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर से समझिएगा बेटे, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि ऑब्जेक्ट मूव किस तरह से कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये तो नहीं क्लियर किया गया ना। बस यही कहा जा रहा है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हमें तो नहीं पता कि वो मूव किस तरह से कर रहा है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। तो आप दोनों यहाँ पे मेंशन करेंगे हेडिंग्स, एक वेरिएबल वेलोसिटी की, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर में नो, ठीक है ना, नो, कि भाई नहीं। फिर आगे आप मेंशन करेंगे कि व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या कह लें कि एक ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर फोर्स क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। जब फोर्स जीरो होगी तो यहाँ पे देखें F × T है, तो इम्पल्स भी जीरो हो जाएगी।
तो इम्पल्स भी क्या हो जाएगी बेटे, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, व्हेन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, सो इम्पल्स इज जीरो। ठीक, फिर आप हेडिंग मेंशन करेंगे वेरिएबल वेलोसिटी की, कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद वेरिएबल वेलोसिटी तब भी इम्पल्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि तब इम्पल्स होती है क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लिहाजा एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा तो फोर्स है, लिहाजा इम्पल्स भी होगी। लेकिन नहीं डियर स्टूडेंट्स, देखें जब वेरिएबल वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे शॉर्ट टाइम की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक लम्हे के लिए कैसे बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा खासा टाइम लगेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। लिहाजा जो बॉडी की वेरिएबल वेलोसिटी है उससे मुराद है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है और कंटिन्यूअसली उस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है ना, लिहाजा उस बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब थोड़े टाइम के लिए लार्ज फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इस केस में हम ये कह रहे हैं कि जब थोड़े टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए लार्ज फोर्स एक्ट करे तब आपके पास इम्पल्स होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी मोमेंटम में तो चेंज आ गया ना। ओ भाई, मोमेंटम में चेंज आ गया ठीक है बात, लेकिन इस साइड को भी तो देखना है ना कि थोड़े टाइम के लिए लार्ज फोर्स एक्ट करे तब इम्पल्स होती है, जबकि वेरिएबल वेलोसिटी के केस में भी कंटिन्यूअसली फोर्स लग रही है और टाइम भी अच्छा खासा है, तो लिहाजा इस केस में भी इम्पल्स नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने वो वर्डिंग मेंशन कर देनी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लो जी, टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इस टॉपिक को इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।